Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Faisal Khan, Physics faculty of Goal Institute. Today we are here to discuss the solution of Spot Test 3 held on 31st of January 2025. Let's start our discussion. Then first question is, a charge q is fixed at a distance d in front of an infinite metal plate. एक शब्द है यहाँ पे infinite metal plate. The lines of force are represented by. तो हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक ओपन कर्व होता है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज, नेगेटिव चार्ज तरफ कन्वर्ज, और किसी भी मेटालिक सरफेस पे परपेंडिकुलर होती हैं ऑलवेज. यानी अगर मेटालिक सरफेस पे ये परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ देखते हैं, देखिए ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू द मेटालिक सरफेस. यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं, यहाँ पे देख लो चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस इमर्ज होती है, जबकि यहाँ पे देखिए कुछ लाइंस आती हुई दिख रही हैं. तो ऑप्शन क्या दिखा हम लोग को? फोर्थ, बिकॉज यहाँ पे लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द मेटालिक सरफेस, इसलिए ऑप्शन होगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, a positive point charge which is free to move is placed inside a hollow conducting sphere. hollow conducting sphere, हम लोग जानते हैं किसी भी हॉलो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहाँ पे एक चार्ज को प्लेस किया गया, नेगेटिव चार्ज को, तो पूछ रहा है कि उस चार्ज का इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोशन क्या होगा. तो सिंस किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, बिकॉज F इक्वल टू Q इंटू E विल बी 0, तो वो चार्ज पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी. तो ऑप्शन विल बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 1 विद दैट कॉलम 2, मार्क द करेक्ट कोड गिवन बिलो. तो कॉलम 1 में पहला ऑप्शन दे रखे कि फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन. देखिए यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज दे रखा है, और हम लोग जानते हैं किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड इस P पॉइंट पे. ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस R के. यानी कि वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग मैच करेंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज तो डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड. सेकंड ऑप्शन में देखिए, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन है फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर इज. चार ऑप्शन में देखते हैं, तो पहले यहाँ पे इसके पास फिर रिवर्स वापस आते हैं. तो किसी भी नॉन कंडक्टिंग, देखिए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसके वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेडियस R, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है डिस्टेंस R के साथ में, पहले ये लीनियरली इंक्रीज करेगा, पर्टिकुलर R इक्वल टू R पे इसका वैल्यू KQ/R² सरफेस पे, और फिर जैसे ही आउटसाइड चलेंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी R ग्रेटर देन R पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जबकि R लेस देन R पे लीनियरली वेरी करता हुआ मिलेगा. इसको भी अब हम लोग मैच करते हैं उस वाले कॉलम में. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है थर्ड, ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर. ए spherical charge conductor of radius R with a concentric cavity of radius R/2, electric field at a distance R from the center. पहले जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं. देखिए बोल रहा है कि एक आपके पास चार्ज कंडक्टर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, कंसेंट्रिक एक यहाँ पे कैविटी जिसका रेडियस दे रखा है R/2, रेडियस है R/2. पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या होगा. तो ये यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें हम लोग, अगर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें
देखिए एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं इनसाइड चूंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो। अगर एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करें जो इन दोनों के मिडिल पे हो, यानी कि इस आर का जिसका रेडियस अगर स्मॉल आर है, स्मॉल आर r/2 से बड़ा हो लेकिन कैपिटल आर से अगर ये छोटा है, तो ये देखिए ये आ गया किसी कंडक्टर के इनसाइड, यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस है कंडक्टर के इनसाइड हो, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो। पूछा यहाँ पे अगर कहीं आउटसाइड चले किसी पॉइंट P पे, डिस्टेंस R पे, अगर R से बड़ा हो जाए तो ये चूंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इक्वलेंट टू अ पॉइंट चार्ज नेचर रखता हुआ, दैट इज मिलेगा KQ/R², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², कब, जब R का वैल्यू कैपिटल R से बड़ा होगा। मैच करते हैं अभी कॉलम। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है फोर्थ, ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर ऑफ रेडियस r with a cavity of radius r/2 has a point charge q at its center, electric field at a distance r। आते रिवर्स वापस। देखिए अब इसी प्रोसेस में क्या बोला गया आपको कि चार्ज को यहां पर प्लेस कर दिया गया, यानी कि देखो यहां देख लेते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है कि एक ये आपके पास चार्ज कंडक्टर, उसके इनसाइड कैविटी जिसका रेडियस है r/2, इस कंडक्टर का रेडियस दे रखा है आपको कैपिटल R, और कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज को प्लेस कर दिया गया जिसका वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल Q है। पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें इनसाइड, देखिए यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इनसाइड ड्रॉ करते हैं, एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे अगेन ड्रॉ करते हैं, लेकिन जैसे ही चार्ज को किसी कंडक्टर के सेंटर पे प्लेस करेंगे तो ड्यू टू इंडक्शन इस कैविटी के इनसाइड एक इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इंडक्शन, दैट इज -Q, और फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन से यही -Q चार्ज अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे +Q विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगेन देखो अगर इस गॉसियन सरफेस की बात करें जिसको हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस 2 बोल देते हैं, तो यानी कि अगर R का वैल्यू फिर R/2 से बड़ा लेकिन कैपिटल R से अगर स्मॉलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जीरो। क्यों ऐसा, क्योंकि अगेन ये गॉसियन सरफेस किसी भी कंडक्टर के इनसाइड आ गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू लें R लेस देन R/2, इट मीन्स हम लोग आ गए कैविटी के इनसाइड, कहीं यहाँ पे बात कर रहे हैं P पॉइंट पे। इस P पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस पे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बिकॉज चार्ज कहाँ पे प्लेस है, सेंटर पे। सेंटर पे प्लेस्ड चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे जो कि इनसाइड द कैविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विल बी E = KQ/R²। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R² ड्यू टू अ चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। नाउ इन सारी बातों को बैच करते हैं अपने क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ऑप्शन मैच करते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट बोला फॉर एन इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, तो इसका देखो ऑप्शन क्या मिला, फर्स्ट का Q दिख रहा हम लोगों को, यानी फर्स्ट का Q होना चाहिए। फॉर आ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग, अभी हम लोग जस्ट बात किए ग्राफ की हेल्प से, पहले इंक्रीज करता है फिर मैक्सिमम देन डिक्रीज, तो सेकंड का होना चाहिए S, इसका ऑप्शन आपको होना चाहिए S। थर्ड ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, जब सेंटर पे चार्ज प्लेस नहीं, तो हम लोग क्या देखे थे, सेंटर पे चार्ज प्लेस नहीं, तो इसकी वजह से ये मैच हो रहा था। तो लास्ट वाले की वजह से फोर्थ का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चेक करते हैं कि आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट का Q, सेकंड फर्स्ट का Q, सेकंड का S, थर्ड का R एंड B का फोर्थ, ऑप्शन विल बी फर्स्ट, ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
If the ratio of magnitude of intensity of electric field at a distance x on an axial line and at a distance y on an equatorial line on a given dipole is 1:4, then x ratio y क्या होगा? देखिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे होता है 2kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, जहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, इसका वैल्यू कितना होता है? kp बाई, अब यहाँ पे डिस्टेंस रखा है y, तो लिखे हम लोग y का क्यूब। इन दोनों को डिवाइड कर दिए। जैसे इन दोनों को डिवाइड किए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल विल बी kp कट हो गया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास? 2 डिवाइडेड बाई y बाई एक्स का होल क्यूब। ये वैल्यू दे रखा है एक्सियल और इक्वेटोरियल पे दे रखा वैल्यू 1:4, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दिए 1:4। 2 को इधर ले आया तो क्या इसको 1:8 लिख सकते हैं आप यहाँ पे, y बाई एक्स का होल क्यूब। जैसे y बाई एक्स लिखे तो देन देखिए y बाई एक्स इक्वल टू, अब लिख सकते हैं 1/8 की पावर 1/3। अगेन आप इसको 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा सॉल्व होके? 1/2। पूछा आपसे x रेशियो y, तो x रेशियो y कितना हो जाएगा? x रेशियो y विल बी इक्वल टू 2:1, ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ गॉसियन सरफेस ए, रिमेंबर गॉसियन सरफेस ए से बात करना कि बी से, इनक्लोज द चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस इज, हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स ड्यू टू अ गॉसियन सरफेस ऑलवेज होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करें यहाँ पे फ्लक्स पता करना है, फ्लक्स ड्यू टू अ सरफेस ए विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यानी ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए सरफेस के इनसाइड चार्ज कौन कौन सा है? तो Q1 भी है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किए। Q1 दे रखा है -20 नैनो कूलम, -20 लिखे है। Q2 दे रखा है 86.5 पॉजिटिव में, तो प्लस का 86.55 वैल्यू दे रखा है नैनो कूलम में, वो भी पुट किए। Q3 दे रखा है -40, तो माइनस का 40 नैनो कूलम, तो 10 टू द पावर -9 बाहर, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये वैल्यू यहाँ पे पुट किए। इसको सॉल्व किए, सॉल्व करके रिजल्ट आया आपके पास 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The metallic sphere of radii R1 and R2 having charges Q1 and Q2 respectively are connected to each other, then 4 ऑप्शन दे रखा है कि उसका जो एनर्जी है सिस्टम की डिक्रीज करेगा, नो चेंज होगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज टिल दिस कंडीशन। पहले यहाँ पे बात करते हैं। दो मेटालिक स्फीयर जिसका रेडियस R1 एंड R2 हैविंग चार्ज Q1 एंड अदर मेटालिक स्फीयर R2 हैविंग चार्ज Q2, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अगर ये मेटालिक स्फीयर है, चार्ज Q1 है, रेडियस R1 है, तो इसका अपना पोटेंशियल, इसका अपना पोटेंशियल। तो अगर हम लोग इसके पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ लिख रहे हैं V1 और इसका पोटेंशियल क्या होगा V2। पोटेंशियल की बात करें तो V1 इक्वल टू किसी भी मेटालिक सरफेस के इनसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ पे लिखे V2 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई R2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोनों मेटालिक स्फीयर को कनेक्ट कर दिया गया। देखिए, दोनों मेटालिक स्फीयर को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। ये देखिए, अब चार्ज बदलकर Q1 डैश और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q2 डैश। बदले हुए चार्ज को भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं भाई? Q1 डैश इक्वल टू रेडियस के प्रोपोर्शनल, यानी कि R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज।
वाइल Q2 डैश क्या हो जाएगा, Q2 डैश इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज। और फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन से हम लोग जानते हैं जो Q होता है दैट इज टोटल चार्ज। फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन से जितना इनिशियल चार्ज उतना ही बाद में फाइनल चार्ज भी होना चाहिए, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कब तक चार्ज किसी एक से दूसरे में ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल आपने सेम किया तो V1 बराबर हो गया V2 के, V1 बराबर V2 हो गया, तो लिख सकते हैं आप K Q1 बाई R1 मस्ट बी इक्वल टू K Q2 बाई R2। तो ये देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एक रिजल्ट दिखा। क्या रिजल्ट आया भाई, Q1 इंटू R2 मस्ट बी इक्वल टू Q2 R1, एक ये रिलेशन दिखा। बात कर रहा है यहाँ पे एनर्जी का तो हम लोग जानते हैं, फार्मूला भी कभी प्रूव भी किए होंगे कि डेल्टा U लॉस इन एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ टाइम ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यानी एनर्जी का लॉस होता है यहाँ पे। जहाँ पे C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटालिक स्फीयर, जो कि होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। It means a decrease in the energy of the system unless Q1 R2 is equal to Q2 R1. Option will be 4. Next. Question number 7. The charge on 6 microfarad capacitor in the given system. एक सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में 6 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज होगा ये पता करना है। सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे इस प्रोसेस में कि बैटरी से कितना चार्ज जा रहा होगा। तो इस बैटरी से पहले चार्ज पता करते हैं कैपिटल Q क्या होगा। तो इस कैपिटल Q के लिए आप क्या लिखेंगे, C इक्वलेंट, चूंकि एक से ज़्यादा कैपेसिटर है, C इक्वलेंट इंटू V। अब पता करना है कि इक्वलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। पहले देखते हैं 3 and 6 माइक्रोफैरड बोथ आर इन पैरेलल। पैरेलल में है तो पैरेलल में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये C1 प्लस C2, यानी कि ये हो गया 6 प्लस 3 9 माइक्रोफैरड। सर्किट कुछ हम लोग का ऐसा बना सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये है 18 माइक्रोफैरड, इसको सॉल्व किए, फिर अगेन ये 12 माइक्रोफैरड इधर दे रखा है और एक बैटरी सोर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। देखिए एक बैटरी सोर्स भी कनेक्टेड, ये वैल्यू दे रखा है आपको 12 माइक्रोफैरड, ये दे रखा है 18 माइक्रोफैरड। 6 प्लस 3 लिखे, ये कितना आ गया भाई 9 माइक्रोफैरड। फिर इसको यहाँ से ये वैल्यू दे रखा है प्लस एंड माइनस 36 वोल्ट। चार्ज यहाँ से पता किए कैपिटल Q। अब ये दोनों सीरीज में आ गया, और सीरीज में जब भी होता है तो हम लोग C इक्वलेंट कैसे पता करते हैं, दैट इज C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। वैल्यू पुट कर दिए 18 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 9, ये आ गया 6 माइक्रोफैरड। यानी कि आप इसको फिर से रिप्लेस करके एक सर्किट बना सकते हैं। ये देखिए जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे मिला 6 माइक्रोफैरड, ये आ गया आपके पास 12 माइक्रोफैरड, और एक बैटरी सोर्स को आपने कनेक्ट कर दिया। ये देखिए दैट इज 12 माइक्रोफैरड, और ये बैटरी सोर्स कनेक्टेड 36 वोल्ट। तो यहाँ से चार्ज, अब ये दोनों किस में पैरेलल में, तो Q बराबर क्या होता है भाई C इक्वलेंट इंटू V, जस्ट अभी लिखा गया C इक्वलेंट इंटू V। दोनों पैरेलल में है तो कितना हो गया, ये 18, वोल्टेज दे रखा है 36, यानी बैटरी से इतना चार्ज आ रहा होगा। अब ये जो चार्ज आएगा तो देखो चार्ज यहाँ पे आने पे ये नोड मिला इसको, जंक्शन पॉइंट, इस पॉइंट पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट, चार्ज जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज कितना आया Q1, यहाँ पे चार्ज कितना गया Q2। हम लोग पता कर लेते हैं सिर्फ Q1, क्योंकि जो 6 माइक्रोफैरड में चार्ज जाएगा एक्चुअली वो चार्ज देखो यहाँ पे जा रहा होगा, दैट इज Q1। अगर और बात करें तो वही चार्ज देखिए यहाँ पे आ रहा होगा चार्ज Q1, देख सकते हैं हम लोग। तो चार्ज अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं कि अगर चार्ज पता करना है जिस कैपेसिटर के अक्रॉस, तो पहले हम लोग उसका कैपेसिटेंस लिखते हैं, दैट इज C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज। जहाँ पे C1 किसको एज्यूम कर रहे हैं 6 को, C2 किसको एज्यूम किए 12 को, टोटल यहाँ पे आने वाला चार्ज कितना है कैपिटल Q। सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, दैट इज Q1 इक्वल टू C1 दे रखा है 6
6 पुट कर दिए, C1 की वैल्यू अगेन 6, C2 आपको दे रखा है यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज अभी आपने पता किया 18 इंटू 36, ये वैल्यूज पुट किए, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, ये भी कितना हो गया 18 इंटू 18 इंटू 36, तो ये वैल्यू आ गया 6 इंटू 36 माइक्रो कूलाम, ये आया अभी Q1। पूछ रहा है कि चार्ज 6 माइक्रोफैरड पे क्या होगा। फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फिर हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे सर्किट के लिए आने वाला टोटल चार्ज यहाँ पे Q1 है, फिर जो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मान लेते हैं Q डैश, यहाँ पे आने वाला चार्ज है Q डबल डैश मान लेते हैं। तो फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से Q डबल डैश पता कर रहे हैं 6 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज होगा। अगेन वही कैपेसिटेंस 6 लिखे, 6 पैरेलल में उसके कैपेसिटर है कितना यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई आने वाला चार्ज कितना Q1, जैसे अभी यहाँ लिखे तो वैसे यहाँ पे फॉर्मेट लिखे, तो ये कितना मिला हम लोगों को 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू Q1 का वैल्यू दे रखा है 6 इंटू 36, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई ये 6 इंटू 6 इंटू 4 सॉल्व किए तो आ गया 144 माइक्रो कूलाम, तो आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a conducting sphere of radius 10 cm is charged 12 microcoulomb. Another uncharged sphere of radius 30 cm is allowed to touch it for some time. After that, if the sphere are separated, then surface density of charges on the sphere will be. देखिए अगेन ये क्वेश्चन बोल रहा है फिर से कि एक यहाँ पे हम लोग ले लिए स्फीयर जिसका रेडियस है R1, एक दूसरा अनचार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस है R2। इस पे चार्ज कितना है 0 माइक्रोकूलम या 0 कूलम, यहाँ पे दे रखा है Q1 इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम, तो इसको अज्यूम कर लिए 0 माइक्रोकूलम। ये पहला कैसा था अनचार्ज था। अब इन दोनों को फिर से कनेक्ट कर दिए, सेम प्रोसेस, अगेन इन दोनों को कनेक्ट कर दिए, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा Q1 डैश, मान लेते हैं अब यहाँ पे चार्ज कितना हो गया Q2 डैश, इसका रेडियस अभी R1, इसका रेडियस दे रखा है R2, R1 R2 की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। तो Q1 डैश की बात करें तो Q1 डैश क्या हो जाएगा, जस्ट फार्मूला बेस्ड, यानी R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज, जहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन से टोटल चार्ज क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यहाँ पे Q1 दे रखा है 12, Q2 दे रखा था 0, तो ये आ गया 12 माइक्रो कूलाम टोटल चार्ज। यहाँ पे वैल्यूज पुट किए, Q1 डैश इज इक्वल टू R1 फर्स्ट वाले का रेडियस दे रखा है 10, तो यहाँ पे 10 पुट किए डिवाइडेड बाई 10, सेकेंड का रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 पुट किए मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज कितना है 12, इसको पुट कर लिए ये आ गया आपके पास कितना 10 और 30 और प्लस 10 मिलके 40, कट हुआ 3, यानी कि ये आ गया 3 माइक्रो कूलाम। तो Q1 डैश का वैल्यू आ गया 3 माइक्रो कूलाम। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी है कितना 12 के बराबर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Q2 डैश इक्वल टू 9 माइक्रो कूलाम। जैसे मिला पूछ क्या रहा हम लोगों से सरफेस डेंसिटी, और सरफेस डेंसिटी हम लोग जानते हैं होता क्या है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है Q बाई ए, पूछा आपसे 2 का तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 दोनों का रेशियो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई Q1 डिवाइडेड बाई Q2, लेकिन कौन सा जो रीडिस्ट्रीब्यूटेड होकर आया, इनटू एरिया आप लिखेंगे यहाँ पे A2 डिवाइडेड बाई A1, मेटेलिक स्फीयर है तो एरिया होगा 4 पाई R स्क्वायर, रेशियो है तो 4 पाई कट हो जाएगा, तो एरिया की जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग रेडियस का स्क्वायर, यानी Q1 डैश बाई Q2 डैश, Q1 डैश दे रखा है 3, Q2 डैश है 9 माइक्रो कूलाम, माइक्रो भी कट हो गया, इसको लिख सकते हैं रेडियस का स्क्वायर, तो A2 इसका रेडियस था 30 सेंटीमीटर जबकि इसका रेडियस था 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, बिकॉज रेडियस के टर्म में लिख रहे हैं हम लोग, ये 3 3 जा 9, ये इससे बचा 3, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया ये 3:1, तो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, E denotes electric field in a uniform conductor, I corresponding current through it,
VD drift velocity of electrons and P denotes thermal power produced. Thermal power always P is equal to I square into R produced in the conductor. तो देखिए थर्मल पावर की बात करें तो पावर P is equal to I square into R, यानी पावर प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. ये फॉर्मेट दिखा पैराबोलिक, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोलिक फॉर्म, और जिसका पावर 1 होता है, जिस क्वांटिटी का पावर 1 उधर ही ओपन होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है. पूछा यहाँ पे इनकरेक्ट ग्राफ क्या होगा, तो पहला तो सही है, पैराबोलिक बनेगा. सिंस फिर देखिए कंडक्टर की बात किया तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, I इक्वल टू NEAVD, जहाँ पे VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और यही VD इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कैसे लिखते हैं, दैट इज VD इक्वल टू E इंटू ई डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ, जहाँ पे टाउ रिलैक्सेशन टाइम है. यानी कि VD जो होता है वो प्रोपोर्शनल दिखा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के. जैसे ही प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो क्या यहाँ पे I की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग VD के प्रोपोर्शनल टू E हुआ. तो यहाँ पे अगर पावर की बात करें तो पावर प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू VD स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या, E स्क्वायर बोल सकते हैं ऐसा. तो पावर करंट के साथ में पैराबोलिक, पावर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैराबोलिक, और VD इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा रिलेशन, लीनियर रिलेशन. तो VD प्रोपोर्शनल टू E हो गया, यानी ये सारे ग्राफ करेक्ट हो गए. यहाँ पे लीनियर फॉर्म दे रखा है जबकि होगा कैसा, पैराबोलिक फॉर्म. तो इनकरेक्ट ऑप्शन विल बी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Assertion: electric field outside the conducting wire which carries a constant current is 0. Reason: net charge on a conducting wire is 0. देखिए अगर मान लें बात करें किसी कंडक्टिंग वायर की, ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे बात करें तो इस गिवन क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज इंटर करेगा उतना ही चार्ज इसको लीव करेगा. जितना चार्ज इंटर किया उतना ही चार्ज लीव किया. तो इस गिवन क्रॉस सेक्शन में जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज कितना होगा, 0. अगर नेट चार्ज 0 ही हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0. इसलिए किसी भी कंडक्टिंग वायर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, 0. तो एक टर्म से इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग वायर विच कैरीज अ कांस्टेंट करंट 0, ये असर्शन तो सही हो गया. उसका रीजन क्या है कि नेट चार्ज ऑन कंडक्टिंग वायर इज 0, ये भी बात सही है कि नेट चार्ज किसी भी कंडक्टिंग वायर के गिवन क्रॉस सेक्शन में ऑलवेज होता है 0, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगा आपको, 0. इट मींस असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. तो ऑप्शन विल बी 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Two wires of equal diameters of resistivities rho and 4 rho and lengths are L and 2L respectively are joined in series. हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी तो R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, और जैसे ही इसको सीरीज में कनेक्ट किए तो जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा तो R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2. अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन डायमीटर सेम है, रेजिस्टिविटी डिफर है, लेंथ यहाँ पे डिफर कर रहा है. तो ये वैल्यूज यहाँ पे जब इक्विवेलेंट पता करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, लेकिन लेंथ तो अब दोनों का हो जाएगा सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से. तो लेंथ क्या लिखेंगे हम लोग, L, और दूसरे का लेंथ आपको दे रखा है यहाँ पे 2L. डायमीटर सेम होने की वजह से एरिया सब क्रॉस सेक्शन का क्या होगा, सेम, मस्ट बी इक्वल टू. R1 की बात की है तो R1 के लिए रेजिस्टिविटी कितना है, रो, लेंथ इसका कितना है, L डिवाइडेड बाई एरिया A, प्लस सेकेंड टाइम में उसका रेजिस्टिविटी है 4 रो, जबकि लेंथ दे रखा है इसका 2L वायर का, और एरिया यहाँ पे A. तो देखिए यहाँ से L बाई A, और यहाँ पे पहले इसको और एक बार सॉल्व कर लिए तो ये रिजल्ट आया A कट हो गया तो 3L इंटू रो इक्विवेलेंट इक्वल टू रो प्लस ये हो गया 8 रो इज इक्वल टू 9 रो के बराबर. ये भी इससे कट हो गया, इंटू L भी था, L भी कट हो जाएगा, इंटू यहाँ पे L लिख लिए, L कट हो गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आ गया 3 रो के बराबर. तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12.
In the circuit shown in figure, the heat produced in the 8 ohm resistor due to current flowing through it is 32 calorie per second. कैलोरी पर सेकेंड. द हीट जनरेटेड इन 6 ओम रजिस्टर. हीट यहाँ पे दे रखा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आने वाला करंट है I2, इस तरफ आने वाला करंट है I1, क्योंकि यहाँ से आ रहा करंट ये जंक्शन पॉइंट में, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया. करंट जो है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 एंड I2. पहले देखते हैं ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन दोनों पैरेलल में है. अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये तभी पॉसिबल जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम. तो मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल है V1, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V2. अगर इसको V2 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं. देखो V1 लिखे तो V बराबर I इंटू आर, तो करंट है यहाँ I1. दोनों किस में आ गए, सीरीज में. और सीरीज में आने की वजह से 10 + 6 हो गया 16. V बराबर I इंटू आर, यहाँ लिखे I2 और R का वैल्यू दे रखा है आपको 8. तो एक रिलेशन आ गया, यानी I2 जो आया वो 2I1 के बराबर. पहले ये पता कर लिए. फिर दे रखा है क्वेश्चन में जो हीट है, चूँकि हम लोग जानते हैं जो हीट है, हीट कैपिटल H इक्वल टू होता है I² R इंटू T. वो दे रखा है आपको कैलोरी पर सेकेंड 32 में, लेकिन कहाँ पे, 8 ओम रजिस्टर में. तो देखिए क्या यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, H2 इक्वल टू 8 ओम में करंट फ्लो कर रहा है I2, उसके रेजिस्टेंस को लिख लिए R2 इंटू T लिखे. H2/T आपको दे रखा है 32 कैलोरी. कैलोरी है तो उसको कन्वर्ट कर लिए किस में, जूल में. कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 4.2 से, इज इक्वल टू I2 इंटू R. R2 का वैल्यू दे रखा है 8. तो I2 यहाँ से आ गया, सॉरी स्क्वायर. तो यहाँ से I2 स्क्वायर का वैल्यू मिल गया आपको. I2 स्क्वायर हो गया ये 4 इंटू 4.2, ये आ गया करंट. अब पूछा आपसे 6 ओम में हीट क्या होगा. तो देखिए 6 ओम में पता करने के लिए H1 लिख रहे हैं. अब H1 इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R1 इंटू T लिखे. तो H1/T इक्वल टू I1 का रिलेशन यहाँ से देख सकते हैं. I1 क्या हो जाएगा, I2/2. तो I1 की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग I2/2 का होल स्क्वायर इंटू R1 का वैल्यू कितना, 6 है. तो I2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए. I2 की वैल्यू दैट इज 4 इंटू I2 स्क्वायर दे रखा है. रिमेंबर I2 स्क्वायर यहाँ पे, तो 4 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ये वैल्यू कितना है, 6. तो यहाँ 4 से 4 कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गया 6 इंटू 4.2. लेकिन ये आएगा किस में, जूल पर सेकेंड में. सारे ऑप्शन दे रखा है कैलोरी पर सेकेंड में. तो क्या करेंगे भाई, कैलोरी पर सेकेंड के लिए अगेन इसको जो जूल में दे रखा है डिवाइड कर देंगे 4.2 से. तो ये वैल्यू आ गया 6 कैलोरी पर सेकेंड. तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट, question number 13. Two wires A and B of same material mass have their lengths in the ratio 1:3. On connecting them parallel to the same source, the rate of heat dissipated in B is found to be 6 watt. The rate of heat dissipation in A क्या होगा. तो देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड मास, तो प्रोपोर्शनल होता है L² डिवाइडेड बाई M. तो मास यहाँ पे सेम दे रखा है, तो यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू L², यानी कि R1/R2 विल बी इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर. और लेंथ का रेशियो दे रखा है आपको 1:3. तो ये वैल्यू पुट कर दिए, ये आ गया 1:3, दैट इज 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9. पूछा यहाँ पे पावर कब, जब दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया. और जब भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो पावर होता है वो क्या लिखेंगे, V²/R. चूँकि हीट डिसिपेशन को ही बोल रहे हैं यहाँ पे पावर. तो यानी कि P1/P2 जो हो जाएगा, P1/P2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चूँकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस दैट इज R2/R1. R2/R1, तो यहाँ पे R1/R2 आया 1/9. तो यहाँ पे R2/R1 क्या हो जाएगा, 9. P1 इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ P2. P1 लिख रहे हैं वायर A के लिए,
P2 लिख रहे हैं हम लोग वायर बी के लिए। वायर बी के लिए यहाँ पे दे रखा है 6, देखिए द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन बी इज दे रखा है 6 वाट, तो यहाँ पे 9 इंटू 6 की वैल्यू पुट कर दिए और ये आ गया 54 वाट, दैट इज पावर इन 1 या पावर इन ए, तो ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर इज, देखिए आइडियल वोल्ट मीटर बोला गया, अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो इट मीन्स ये जस्ट इक्वलेंट टू अ ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट है तो करंट तो सर्किट में इसकी वजह से फ्लो करता हुआ मिलेगा, तो आई, ये देखिए करंट ऐसा फ्लो करता हुआ आया, आई लिख लिए, तो करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, तो V का वैल्यू दे रखा है 18, R इक्विवेलेंट सब के सब सीरीज में आ गए रजिस्टर, दैट इज 4 + 12 + 2, ये भी कितना हो गया 18, यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा सर्किट में। जैसे 1 एम्पियर करंट सर्किट में आया तो पूछा है इस वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, तो पर्टिकुलर इस और इस पॉइंट पे अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लें तो यही को इसी को ये रीड करेगा वोल्ट मीटर। तो पॉइंट फ्रॉम KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A एंड B के बीच में KVL का यूज कर रहे हैं। चलना शुरू किए पॉइंट A से तो VA चलना है, A से जाना है B तक, इधर चले, लास्ट टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ क्या मिला नेगेटिव, लास्ट टर्मिनल ऑफ द बैटरी सोर्स को लिखते हैं यहाँ पे -18। फिर देखिए हम लोग का डायरेक्शन इधर जाने का, करंट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे भाई +2, रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 है, करंट यहाँ पे कितना है 1, कहाँ तक पहुँच गया B तक, ये B पॉइंट पे पहुँच गया। पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वोल्ट मीटर की रीडिंग ही हमेशा बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, तो VA - VB -18 + 2 माइनस का 16 इधर लेकर आ गए तो 16 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना हो जाएगा, दैट इज 16 वोल्ट, ऑप्शन विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, A millivoltmeter of 20 millivolt range is to be converted into an ammeter of 80 ampere range. The value of necessary shunt will be. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आपके पास वोल्ट मीटर है, इसमें कितना शंट की वैल्यू यूज़ करें ताकि इसका जो रीडिंग हो करंट का वो 80 एम्पियर हो। मान लेते हैं शंट है ये, जिसका वैल्यू S, ये वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं RV है, यहाँ पे टोटल करंट अगर I है तो इसकी तरफ जाने वाली करंट को IG लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा I - IG। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू की बात करें तो क्या V = IG × RV भी लिख सकते हैं, तो IG करंट थ्रू द वोल्ट मीटर, IG = V/RV, V/RV। RV तो बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा, अगर वो ज़्यादा तो इसमें जाने वाला करंट क्या होगा, बहुत कम, यानी कि फॉर ग्रेटर वैल्यू ऑफ RV IG क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। तो शंट की बात किया तो शंट का जो फार्मूला है शंट का, S = जानते हम लोग IG × RV डिवाइडेड बाई I - IG, कैसे, दोनों पैरेलल में आप लिख सकते हैं, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा IG × RV, और इसके लिए जो वोल्टेज होगा तो क्या लिखेंगे करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस S, उसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया। तो S = शंट की वैल्यू पता कर रहे हैं, IG × RV यही V है, यही आपको दे रखा है वोल्ट मीटर जिसका रीडिंग कितना है 20 मिली वोल्ट, तो 20 × 10⁻³ वैल्यू पुट किए। अब I - IG का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट लिखे I - IG को लिख सकते हैं V/RV, इसकी वैल्यू क्या होगा टेंडिंग टू 0, नेग्लेक्टेड, तो बचा क्या आपके पास 20 × 10⁻³ करंट का रीडिंग दे रखा है आपको एमीटर का 80, तो ये वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व किए तो रिजल्ट कितना आ गया भाई आपके पास 2.5 × 10⁻⁻4 ओम, तो आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर T फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होता है काई, वो होता है C/T-TC, जहाँ पे TC क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिसके एबव फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है जस्ट इक्वलेंट टू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि अगर यहाँ पे एक ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ करें, काई और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और काई के बीच का ग्राफ देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर T और वाई एक्सिस में काई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पर्टिकुलर एक ऐसा टेम्परेचर TC जहाँ पे ये बिहेव करेगा एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरो। तो देखिए यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसा कन्वर्ट होता हुआ आया, ये पोर्शन बताएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, जबकि ये वाला पोर्शन आपको बताएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर की वैल्यू घटाएंगे तो काई क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये पोर्शन बताएगा पैरा, जबकि ये बताएगा फेरो। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या मिला आपको, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, if the magnetic dipole moment of an atom of a diamagnetic material, paramagnetic and ferromagnetic material denoted by this, तो इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, वेरी वीक। वेरी वीक होने की वजह से ये वैल्यू मिलेगा आपको मैग्नेटिक मोमेंट म्यू डी इक्वल टू 0 के बराबर। लेकिन वहीं पे अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये मटेरियल अपने आप को अलाइन करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसका डायरेक्शन होगा। वहीं फेरो की बात करें तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का भी मैग्नेटिक मोमेंट और ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी नहीं करेंगे तब भी यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू मिलेगा इन केस ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में म्यू डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये गलत हो गया क्योंकि म्यू डी 0 होना चाहिए। सेकंड भी रॉन्ग है। थर्ड में देखते हैं म्यू पी 0 हो गया, जबकि म्यू पी यहाँ पे क्या होता है, नॉन ज़ीरो। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, following figure shows the arrangement of bar magnet in different configuration. Each magnet has magnetic dipole moment m. Which configuration has the highest net magnetic moment? हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू रिजल्टेंट ड्यू टू टू मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से फार्मूला दैट इज m1 स्क्वायर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट m2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू मैग्नेटिक मोमेंट्स। आइए देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ होता है। इस वाले केस में बात करते हैं तो देखिए पहला आपके पास मैग्नेट ऐसा जहाँ पे ये वाला दे रखा है साउथ, ये वाला पॉइंट दे रखा है आपको नॉर्थ, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इस डायरेक्शन में। जबकि इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट है आपका साउथ, इसके लिए ये पॉइंट है नॉर्थ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। एंगल दे रखा है दोनों के बीच में 30, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल ऑलवेज वो एंगल लेते हैं जब दोनों का एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, दोनों का हेड आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, तो उन दोनों के बीच बनने वाला जो माइनर एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो क्या करेंगे, इसको आप आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं जिसका डायरेक्शन यहाँ पे आ गया m। अब देखिए इसका भी हेड आउटवर्ड, इसके लिए भी इसका हेड है आउटवर्ड। अब इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल बिटवीन द टू मैग्नेटिक मोमेंट्स। टोटल एंगल होता है 180, ये 30 दे रखा है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 150 डिग्री। और उस फार्मूला में जैसे ही आप फर्स्ट के लिए पुट करेंगे तो हम लोग फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, MR1 फर्स्ट के लिए रिजल्टेंट
दैट इज अंडर रूट m1 यानी कि m स्क्वायर, दूसरे के लिए लिखे इसके लिए भी हो गया m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 150 डिग्री। कॉस ऑफ 150 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 60। जैसे आपने इसको कॉस 150 डिग्री लिखा दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 प्लस 60, और 90 प्लस थीटा में कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, तो कन्वर्जिंग एंगल कौन सा है 60 डिग्री, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, दैट इज माइनस। ये वैल्यू आ गया माइनस का √3/2। जैसे यहाँ पे माइनस आएगा √3/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिला आपको अंडर रूट 2m स्क्वायर माइनस √3m स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखना 1 से छोटा आया। लेकिन ज़रा इसकी बात करें, इस केस में इसके लिए सेकंड के लिए तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा m इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस 60, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखिए एंगल क्या होगा, ये एक ऐसा मैग्नेटिक मूवमेंट और एक इधर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो एंगल दोनों का कितना आ गया 60, कॉस 60 होता है कितना 1/2, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास √3m। √3m जिसको आप लिख सकते हैं 1.732 ऑफ कैपिटल M के बराबर। इस केस में देखते हैं यहाँ पे एंगल ये है एक डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, ये दोनों बीच में एंगल 90, cos 90 क्या होता है 0, तो इस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा वो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ये आ गया 0, तो दैट इज आ गया √2m, और √2 होता है 1.414 m, ये तो इससे भी छोटा आया। जबकि इस केस में बात करें तो एक का डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों बीच में एंगल कितना आ गया है 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, -1 होने की वजह से ये वैल्यू इससे कट हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो सिर्फ m के बराबर। तो देख रहे हैं इन चारों में जो मैक्सिमम दिखा वो कहाँ पे है सेकंड के लिए, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। A bar magnet has coercivity 2 × 10⁴ ampere per meter. It is desired to demagnetize it by inserting it inside a solenoid 4 cm long and having 80 turns. The current that should be sent through the solenoid. देखिए हम लोग जानते हैं जो coercivity होता है, coercivity is equal to that is equal to b upon mu naught is equal to ni, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे कोरिसिविटी दे रखा है 2 × 10⁴, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टर्न्स है आपके पास 80, पर यूनिट लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए, करंट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो देखिए 4 ये इससे कट हो गया 420, 2 इससे कट हो गया, ये ऊपर गया 3, तो I इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10 एम्पियर, तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज 7.5 × 10⁻27 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 एंगस्ट्रॉम। देखिए हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पर, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे दैट इज μ0/4π इंटू 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाई x³ तो μ0 का वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू 2, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 7.5 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई x डिस्टेंस दैट इज 0.25 एंगस्ट्रॉम में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किए -10 का होल स्क्वायर। सॉल्व किए, इसको सॉल्व करके रिजल्ट आया 9.6 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electron is accelerated from rest through a potential difference V1. This electron experiences a force F in a uniform magnetic field. On increasing the potential difference to V2, the force experienced by the electron in the same magnetic field becomes 9F. Then the ratio क्या होगा V2/V1। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी मूविंग चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स तो F इक्वल टू Q इंटू V इंटू B, यानी कि
ये फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, स्पीड के v के। और हम लोग जानते हैं फ्रॉम के डब्ल्यू टी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, Q इंटू डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पे डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², यानी कि यहाँ से जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट डेल्टा वी के, पोटेंशियल डिफरेंस के, डेल्टा वी। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ये भी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, यानी कैपिटल वी लिख लिया यहाँ पे। यानी कि रेशियो क्या मिला आपको यहाँ से, F2/F1 इज इक्वल टू F2/F1, तो अंडर रूट V2/V1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग V2/V1। F2/F1 दे रखा है 9F, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। F2 का वैल्यू है 9F, इसका वैल्यू है यहाँ पे F, तो ये आ गया 9 के बराबर। तो V2/V1 अंडर रूट यहाँ से हटा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, तो ये वैल्यू हो गया 81/1। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। A rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to the one of the sides of the loop and is in the plane of the loop. If a steady current I is established in wire as shown in the figure, the loop will, चार ऑप्शन है, move towards, rotate about, या remain stationary, या move away from the wire और towards right। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ करंट आई है, इसमें करंट आई है, तो ये दोनों पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। अगर करंट डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव, ये हम लोग जानते हैं। फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज F इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2πd, फोर्स पर यूनिट लेंथ। या फिर हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से इस पूरे प्लेन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू को लिख सकते हैं μ0 I डिवाइडेड बाई 2πr, चूंकि ये लॉन्ग है तो ऐसा लिखे। देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड मिला, करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, तो इस पे लगने वाला फोर्स जो होता है, फोर्स किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू I इंटू बी इंटू एल। तो इस वायर में किसी भी क्रॉस सेक्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स देखें तो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या करेंगे, I राइट हैंड लिए, सारी फिंगर टूवर्ड्स लेटर I L क्रॉस बी, बिकॉज वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं F इक्वल टू I L क्रॉस बी। डायरेक्शन के लिए हम लोग हमेशा यहाँ पे कर्ल राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। I L क्रॉस बी, बी किधर है, इनटू, तो फोर्स किधर आया, इस तरफ। जबकि इसके लिए देखें यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो I L क्रॉस बी, फोर्स इस डायरेक्शन में। यानी इस पोर्शन में लगने वाला जो फोर्स होगा वो ऑलवेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस वायर से पर्टिकुलर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो सेम होगा, और डायरेक्शन इक्वल अपोजिट है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट। लेकिन ज़रा यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं फोर्स क्या होगा। तो देखिए I L क्रॉस बी, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, I L क्रॉस बी, तो थंब किधर मूव किया, इस डायरेक्शन में, यानी इधर लगने वाला फोर्स को F1 लिख दिए, जबकि इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F2। कैसे पता किए, I L क्रॉस बी, थंब इधर आया। यानी इस पूरे लूप पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा दैट इज F इक्वल टू आइदर F1 माइनस F2 या फिर F2 माइनस F1, जो फोर्स इफेक्टिव उसका डायरेक्शन। अब फोर्स लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, I इंटू एल इंटू बी, यानी बी चाहिए, और बी हम लोग जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये वायर के वेरी क्लोज है, यानी कि इसका आर, इसके रिस्पेक्ट में जो आर डैश है, आर डैश ज़्यादा आर से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम। तो नेट फोर्स जो होगा वो विल बी, एफ नेट विल बी F1 माइनस F2, यानी F1 का मैग्नीट्यूड F2 से होगा ज़्यादा, तो ये पूरा सिस्टम किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट। तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। An electron moving in a circular orbit of radius r by 2 makes 2n rotation per second। पहले देखो यहाँ पे बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है जो
रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस दे रखा है r/2। इस रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इसके पास करंट होगा, करंट ड्यू टू अ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो I इक्वल टू जानते हैं हम लोग Q/T, Q की जगह पे यहाँ पे, या फिर इसको Q इंटू F भी लिख सकते हैं। तो यही करंट कंस्टिट्यूट ड्यू टू रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, और ये फ्रीक्वेंसी यानी रोटेशन पर सेकंड क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 2 इंटू n, दैट इज 2n। अब किसी भी लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम लोग जानते हैं B इक्वल टू दैट इज μ0 I डिवाइडेड बाई 2R, ये फार्मूला पुट किए, इज इक्वल टू μ0 I की जगह पे वैल्यू पुट किए 2NE डिवाइडेड बाई 2, रेडियस आपको दे रखा है r/2, 2 से 2 कट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया 2 μ0 n इंटू E डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। An iron rod of length L/2 and magnetic moment M is bent in the form of semi-circle. Now its magnetic moment will be। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग जानते हैं कैपिटल M जो होता है वो M इंटू L, लेकिन यहाँ पे लेंथ कितना दे रखा है L/2। अब बोला इसी वायर जिसका लेंथ था L/2, ये एक वायर जिसका लेंथ था L/2, मैग्नेटिक मोमेंट लिखे M। अब इसी को कन्वर्ट कर दिए सेमी सर्कल में, कुछ ऐसा जिसका रेडियस दे रखा है स्मॉल r, रेडियस स्मॉल r है। तो पूछा इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, तो मान लेते हैं m डैश है। तो m डैश जब लिखेंगे तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ 2। अब यहाँ पे L इफेक्टिव इसका क्या हो जाएगा डायमीटर, ये L इफेक्टिव विल बी डायमीटर 2r। यहाँ पे चूंकि लेंथ दे रखा है तो सिंस L/2 टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू पेरीमीटर दैट इज πr सेमी सर्कल के लिए। तो L किसके बराबर हो गया, L इक्वल टू 2πr। तो R यहाँ से मिल जाएगा, R इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2π। ये वैल्यू यहाँ पुट किए दैट इज M इंटू 2, रेडियस की जगह पे लेंथ के टर्म में L डिवाइडेड बाई 2π, 2 से 2 कट हो गया, क्या मिला ML डिवाइडेड बाई पाई। लेकिन जब ओरिजिनल बात करें यहाँ पे जो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट था वो M इंटू L/2, तो वो फॉर्मेट यहाँ बनाने के लिए देखिए M डैश इक्वल टू, वो फॉर्मेट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए, डिवाइडेड बाई पाई, ML/2 इंटू पाई। ML/2 दे रखा है कैपिटल M के बराबर, तो ये वैल्यू कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M डिवाइडेड बाई पाई। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 2M डिवाइडेड बाई पाई, ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। स्टेटमेंट है ओनली अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल मेंटेन एंड इंड्यूस करंट इन द कॉइल। ये सही है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ किसी भी लूप में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रीज़न होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आता है। यानी कि फ्रॉम फैराडेज लॉ ई इंड्यूस जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस d∅/dt। अगर ये माइनस d∅/dt है तो इंड्यूस करंट भी हो जाएगा, तो आई इंड्यूस विल बी इक्वल टू ई इंड्यूस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कैपिटल R। यानी चेंजिंग फ्लक्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट के लिए। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल मेंटेन्स अ करंट इन द कॉइल, ये रॉन्ग है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है लार्ज ये फ्लक्स है ना कि चेंजिंग फ्लक्स। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग वाइल स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अभी जस्ट लिखे हम लोग फ्रॉम फैराडेज लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, माइनस साइन इज गिवन बाय लेंज लॉ। इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल R रेजिस्टेंस, जिसको आप लिख सकते हैं माइनस का d∅/dt डिवाइडेड बाय कैपिटल R।
और करंट जो होता है वो इक्वल होता है डी क्यू बाई डी टी के रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लोइंग करंट, फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड द करंट, दैट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई आर इंटू डी टी। तो डी टी कट हो गया, जो चार्ज होगा डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई आर, यानी टाइम से इंडिपेंडेंट होगा, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. The coil of area 0.2 meter square has 600 tons. After placing the coil in the magnetic field of strength 5 × 10⁻⁴ Weber per meter square, if rotated through 90 degree in 0.4 second, the average EMF induced in the coil. तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज EMF की बात करें, एवरेज EMF will be equal to minus times of डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए चेंज क्या कर रहे हैं हम लोग, एंगल का रोटेशन है, तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया इनटू बी, बिकॉज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, और उसी फ्लक्स को लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल रोटेशन है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया यहाँ पे क्या हो गया कांस्टेंट, इसको बाहर कर लिए, मिला क्या यहाँ पे, दैट इज कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट किए, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स इज द 600, तो 600 पुट किए, एरिया दे रखा है 0.2, तो 0.2, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। पहले इनिशियल इसका रोटेशन एंगल क्या था 0, बाद में रोटेट करके एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 पुट किए, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी आपको दे रखा है 0.04, cos 0 होता है 1, cos 90 होता है यहाँ पे 0, ये वैल्यू पुट के सॉल्व किए तो रिजल्ट आया 1.5 वोल्ट। तो आंसर विल बी 1.5 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Plane of eddy currents makes an angle with the plane of magnetic line of force equal to. देखिए थ्योरी होता है कि जहाँ पे किसी कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो, यानी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के, देखते हैं यहाँ पे देखिए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे एक अनवांटेड करंट प्रोड्यूस होता है, यानी एक इलेक्ट्रिकल करंट ऐसे लूप में विद इन द कंडक्टर इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द फैराडेज लॉ, जिसका प्लेन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। तो ये जो यहाँ पे कर्व्ड बनाए ये क्या है, ये एडी करंट्स हैं। एडी करंट्स होता क्या है, दीज आर द लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड इन अ change induced within the conductor due to changing magnetic field, जिसका डायरेक्शन always perpendicular to the field होता है, that is 90 degree. Option will be 4. Next question number 29. A power transformer is used to step up an alternating EMF of 220 volt to 22 kilovolt to transmit 6.6 kilowatt of power. If the primary coil has 1500 turns, what is the current rating of the secondary? पूछ रहा हमसे सेकेंडरी में, यानी कि यहाँ पे जो 220 वोल्ट है ये प्राइमरी कॉइल में, जबकि 220 किलो वोल्ट दे रखा है ये सेकेंडरी कॉइल का, यहाँ पे वोल्टेज मेंशन है। तो चूंकि यहाँ पे देखो एफिशिएंसी दे रखा है 100%, और हम लोग जानते हैं जो एफिशिएंसी होता है ये हमेशा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर, और ये दे रखा है 100%, दैट इज 100% इज इक्वल टू 1, यानी कि आउटपुट यानी सेकेंडरी कॉइल में जो पावर होगा वही प्राइमरी कॉइल के पावर के बराबर होगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में अगर पावर की बात करें तो पावर जो होता है P इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज इंटू सेकेंडरी कॉइल में करंट V इंटू I के प्रोडक्ट के बराबर। PS यानी सेकेंडरी कॉइल का पावर दे रखा है 6.6 किलोवाट 10⁻³ जबकि सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है 22 किलो यानी 10⁻³ इंटू क्या लिखे IS। सेकेंडरी कॉइल में करंट पूछा तो IS का वैल्यू हो गया 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू लूप सिस्टम एज शोन विद द सेंटर सेपरेशन L। तो देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, ये कॉइल है, कॉइल 1, कॉइल 2। ये बोल सकते हैं कि जो कॉइल 2 है ये कॉइल 1 के एक्सिस पे रखा हुआ है, या फिर उल्टा ऐसा बोलें कि कॉइल 1 है जो कॉइल 2 के एक्सिस पे रखा हुआ है। तो किसी भी कॉइल के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम लोग जानते हैं उसका फार्मूला। तो B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ कॉइल, B एक्सिस, दैट इज म्यू नॉट I इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब I इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो जहाँ पे ये डिस्टेंस लिखने के लिए, जो हम लोग जानते हैं, देखिए इसको सेंटर से इसको मिला दिया ऐसे, तो ये L है, ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4 ऑफ A का स्क्वायर। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए। मैग्नेटिक फील्ड एट कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1, मैग्नेटिक फील्ड एट कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1 लिखना है, दैट इज B21 इक्वल टू म्यू नॉट, सारी वैल्यूज पुट किए, इनटू आई। रेडियस यहाँ पे दे रखा 2a, तो यहाँ 2a का होल स्क्वायर लिखे, 2a का होल स्क्वायर, दिस इज द, दैट इज 2a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x की जगह पे डिस्टेंस L दे रखा है, तो L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे अगेन 2a का होल स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन मेंशन है यहाँ पे L जो है वो 2a से बहुत बड़ा है, यानी 2a L से स्मॉलर है। अगर 2a L से स्मॉलर तो उसका स्क्वायर तो और स्मॉलर क्वांटिटी होगा, तो स्मॉलर क्वांटिटी इसमें अगर ऐड करें तो इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B21 इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L, और यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है कि पावर बचेगा कितना, 3/2, मल्टीप्लाई का साइन 2 से 2 कट हो गया, तो आ गया यहाँ पे L क्यूब, दैट इज 4 म्यू नॉट I इंटू A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू L क्यूब। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट कॉइल 2 ड्यू टू कॉइल 1। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, कॉइल है आपके पास, तो इसके पास फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल 2, दैट इज फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2। कॉइल 2 से फ्लक्स लिख रहे हैं φ2, कॉइल 2 के लिए इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड φ इक्वल टू B इंटू है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट कॉइल 2 ड्यू टू 1 इंटू एरिया ऑफ द कॉइल 2, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट किए, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट, बिकॉज 2 से ये 4 कट हो जाएगा, 2 म्यू नॉट I इंटू A स्क्वायर डिवाइडेड बाई L क्यूब इंटू एरिया क्या होगा, कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखे पाई इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस दे रखा है 2 इंटू A का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2a स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 2 तो हो गया 8, क्या आप लिख सकते हैं इसको, 8 म्यू नॉट A स्क्वायर मिलके A की पावर 4 डिवाइडेड बाई L क्यूब इंटू पाई, और इसको I को बाहर कर लिए, करंट बाहर। कंपेयर कर लेते हैं, सिंस जानते हैं हम लोग फ्लक्स इक्वल टू M इंटू I, लिख सकते हैं ऐसा। तो कंपेयर करने पे ये फ्लक्स है, यहाँ पे करंट है, तो रेस्ट पोर्शन क्या बचा आपके पास, मैग्नेट, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M इक्वल टू दैट इज 8 पाई इंटू म्यू नॉट इंटू A की पावर 4 डिवाइडेड बाई L क्यूब। तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, in an electromagnetic wave the electric and magnetizing field are 200 volt per meter and 0.36 ampere per meter। remember मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना कि मैग्नेटिक फील्ड है। द मैक्सिमम एनर्जी फ्लो इज, जानते हैं हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, rate of flow of energy per unit area is given by the Poynting vector in case of electromagnetic wave, that is S is equal to Poynting vector, this is the rate of flow of energy, rate of flow of energy per unit area, इसी को बोलते हैं हम लोग Poynting vector in case of per unit area called Poynting vector,
कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि डायरेक्शन भी बताता है एनर्जी के फ्लो होने का। इक्वल टू एस इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, ई क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इनटू 1/μ0। अगर इसी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो एस इक्वल टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई इंटू बी डिवाइडेड बाई μ0, और यही कहलाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड B/μ0। सारी वैल्यूज पुट कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको 200 वोल्ट पर मीटर, जबकि B/μ0 दे रखा है आपको 0.36 एम्पियर पर मीटर। सॉल्व करने पे रिजल्ट आया 72 वाट पर मीटर स्क्वायर। आंसर विल बी 3 because B/μ0 is a magnetizing field. Next, question number 32. Which of the following statements is false for the properties of electromagnetic waves? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन डायरेक्शन तीनों कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है या फॉल्स है। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ने पे देखिए, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि ये होता कैसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। Next, question number 33. A plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travel through a space along x direction. If the electric field vector at a certain point in the space is 9 volt per meter, then what is the magnetic field vector at that point? देखिए यहाँ पे स्पेस की बात किया है, तो स्पेस में ये हम लोग जानते हैं कि स्पेस के लिए यूज़ करते हैं c यानी स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, यानी E0 बाई B0। तो यहाँ से पूछा आपसे मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, तो B0 इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई C। E0 का वैल्यू दे रखा है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 9 वोल्ट पर मीटर, जबकि ये कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। आंसर होगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट, question number 34. Again, an electromagnetic wave going through vacuum is described by E equal to E0 sin kz minus omega t। हम लोग जानते हैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ लिख रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन होगा kz ओमेगा t, तो z एक्सिस के अलॉन्ग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रहा है, क्योंकि ये बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस z एक्सिस के अलॉन्ग ये प्रोपगेट कर रहा है। एंड B इक्वल टू B0 साइन kz माइनस ओमेगा टी, यानी कि प्रोपगेशन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगेन वैक्यूम की बात किया तो C इक्वल टू फिर लिख सकते हैं आप E0 डिवाइडेड बाई B0। E0 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, दिस इज E0, और B0 क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, मैक्सिमम वाला B0। तो C को आप और भी लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा बाई के इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई B0, जहां पे K क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। K इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf, और प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है 2π बाई लैम्डा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या दिखा, E0 इंटू के इज इक्वल टू B0 इंटू ओमेगा। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35. A and B are two infinitely long straight parallel conductors. C is another straight conductor of length 1.5 meter. C का यहाँ पे लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर, kept parallel to A and B as shown in the figure. Then the force experienced by C. तो हम लोग देखिए जानते हैं कि दो पैरेलल वायर के बीच में लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला दैट इज μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd, यानी जो फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ उसको लिख सकते हैं μ0 I1 I2 L से मल्टीप्लाई दैट इज 2π इंटू डी इंटू एल। और ये भी जानते हैं कि जब किसी दो वायर में
यहाँ पे करंट का डायरेक्शन सेम हो तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन, और अगर करंट का डायरेक्शन दोनों वायर में अपोजिट हो तो रिपल्सिव फोर्स, और जबकि सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो सी पे इसकी वजह से पहले हम लोग ए और सी वायर के लिए बात कर रहे हैं, तो इस पे लगने वाला फोर्स मान लेते हैं F1 है, तो इधर भी लगने वाला इसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, F1। तो F1 को लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स F1 इक्वल टू, जस्ट ए पे वैल्यू पुट किए तो म्यू नॉट क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू I1, करंट यहाँ पे दे रखा है 4 इंटू I2 यहाँ पे दे रखा है 2, लेंथ दे रखा है इस वायर का 1.5 डिवाइडेड बाई सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 में कन्वर्ट कर लिए। ये पाई से पाई कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया कितना 6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो सी पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, जिसका वैल्यू आपने लिखा 6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग सेगमेंट की बात कर लेते हैं सी और बी के लिए। अगेन इन दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो अगेन यहाँ पे फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव, तो इसकी वजह से लगने वाले फोर्स को लिख ले रहे हैं F2। तो F2 को वैल्यू यहाँ पे पुट किए सारी वैल्यूज, अगेन दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट यहाँ पे दे रखा है 2 इंटू 8, लेंथ दे रखा है वायर सी का 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, और डी का वैल्यू दे रखा है 16 सेंटीमीटर 10⁻⁻2। इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आता है 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, लेकिन ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों फोर्स की वजह से सी पे जो नेट फोर्स होगा F1 एंड F2 की वजह से जो फोर्स इफेक्टिव होगा वही डायरेक्शन देगा सी पे फोर्स का। तो ये वाला मैग्नीट्यूड है 6 जबकि इसका मैग्नीट्यूड है 3, तो नेट फोर्स ऑन अ वायर सी F नेट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2, क्योंकि सी पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। वैल्यू पुट किए यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻5 एंड माइनस 3 इंटू 10⁻⁻5 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, लेकिन किधर इफेक्टिव होगा, टुवर्ड्स ए की तरफ। तो आंसर विल बी 3 इंटू 10⁻⁻5 टुवर्ड्स ए, ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। A magnetic needle suspended parallel to a magnetic field requires 2√3 joule of work to turn it through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position will be। देखिए पहले हम लोग यहाँ पे बात करें वर्क डन के लिए, तो वर्क डन क्या होता है, W वर्क डन इक्वल टू MB टाइम्स ऑफ cos θ1 माइनस ऑफ cos θ2, जहाँ पे M क्या है मैग्नेटिक मोमेंट और B क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए M इंटू बी कॉस θ1, कॉस θ1 पहले कितना था 0, फिर उसको रोटेट कर दिया 60 डिग्री से, तो ये आ गया 60 डिग्री। और ये वर्क डन दे रखा है, ऐसा करने के लिए जो वर्क की जरूरत पड़ी दैट इज दे रखा है 2√3 जूल। तो cos 0 होता है 1, cos 60 होता है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू रिजल्ट आ गया 1/2। तो यहाँ से MB मिल गया, MB का वैल्यू आ गया दैट इज 4 इंटू √3। पूछा आपसे टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क चूंकि हम लोग जानते हैं टॉर्क का फार्मूला टाउ इक्वल टू M इंटू बी इंटू साइन थीटा। MB का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किए दैट इज 4 इंटू √3, और थीटा यहाँ पे दे रखा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 √3/2, √3 इंटू √3 हो गया 3/2 से 4 कट हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया 6 न्यूटन मीटर, चूंकि आपसे टॉर्क पूछा न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, अभी जस्ट हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ किए थे यहाँ पे। क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर। तो फेरो बिकम्स पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 bulbs B1 and B2 resistor R and inductor L. When the switch S is turned off, B2 dies,
B1 and B2 dies with some delay, B1 and B2 dies some promptly, या B1 dies promptly and B2 with some delay। देखिए क्या है कि पहले यहाँ पे स्विच कैसा था, ये क्लोज था तो इसमें करंट फ्लो कर रहा था, पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था। तो यहाँ पे देखो ये देखा इंडक्टर, और इंडक्टर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि कितना एनर्जी स्टोर करता है, U इक्वल टू हाफ ऑफ LI स्क्वायर। दिस इज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपने इसको टर्न ऑफ कर दिया, इसको ओपन कर दिया। जैसे ओपन किया तो इसमें एनर्जी जो स्टोर हुआ था इसके से अब इस सर्किट में करंट तो जीरो हो गया क्योंकि आपने ओपन कर दिया, लेकिन ये एनर्जी जो स्टोर हुआ था इंडक्टर में जिसकी वजह से करंट क्या होगा, अब इस पूरे सर्किट में क्लोज करेगा, इस सर्किट में पूरे यहाँ पे रोटेट करेगा, जिसकी वजह से, और हम लोग जानते हैं कि अगर ये करंट स्टोरेज डिवाइस है तो इसमें करंट का जो वैल्यू होता है वो स्लोली डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ये बल्ब B1 एंड B2 चूंकि जो करंट होगा वो स्लोली यहाँ पे डिके करेगा, जिसके से बल्ब B1 एंड B2 यहाँ पे डाई तो करेगा लेकिन आफ्टर सम टाइम। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। The force between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C, charge Q and distance of separation of the plates D with the potential difference V between the plates। देखिए हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है between the parallel plate capacitor सेपरेशन दोनों के बीच में D, अगर इसके पास चार्ज प्लस Q तो यहाँ पे चार्ज माइनस Q, तो ये वाला प्लेट इसके रीजन में रखा हुआ है, इसके रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये वाला जो प्लेट है इस प्लेट पे जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। तो जब भी कभी हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो F इक्वल टू Q और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ड्यू टू किसी वन प्लेट की वजह से, दैट इज Q इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन बहुत कम हो इसके डायमेंशन से तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बिहेव करता है एज ए शीट, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q, और सिग्मा क्या होता है Q बाई A, तो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A लिखे, दैट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। लाना हम लोग को यहाँ पे डिस्टेंस के टर्म में पूछ रहा है आपसे, तो फोर्स F इक्वल टू Q को लिख सकते हैं C इंटू V, तो Q बराबर CV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या किए D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो एक C से C कट हो गया तो फोर्स यहाँ से आ गया C इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D। ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। A parallel plate capacitor with air as a dielectric has capacitance C. A slab of dielectric constant K and having the same thickness as the separation between the plates is introduced so as to fill one of the capacitor as shown in the figure. The new capacitance will be। तो देखिए अगर यहाँ पे A/3 पोर्शन पे डाइलेक्ट्रिक है तो रेस्ट पोर्शन आपके पास कितना बचा, A माइनस A/3 दैट इज 2A/3, तो रेस्ट पोर्शन का एरिया आ गया आपके पास A/3। पहले देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन होगा ये कैसे बिहेव करेगा। तो देखिए यहाँ पे दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर आपका कनेक्टेड है कुछ ऐसा, ये देखिए दो प्लेट्स ये ऐसा कनेक्टेड, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको C1 मान लिया, इसमें ये एयर में था इसको C2 लिख लिए, और ये कॉम्बिनेशन दोनों किस में आ गया, पैरेलल में। तो C1 पहले लिखेंगे तो C1 इक्वल टू K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक टाइम्स तो एप्सिलॉन नॉट, जबकि एरिया यहाँ पे A/3 डिवाइडेड बाई D, और C2 की बात करें वो एयर में है जिसका एरिया दे रखा है आपको 2A/3, और सेपरेशन दोनों का यहाँ पे क्या है सेम D दे रखा है। तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन किस में होगा, पैरेलल में, वो आप देख रहे हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू पुट किए तो देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A/3D, एप्सिलॉन नॉट A/3D हो गया कॉमन, तो एप्सिलॉन नॉट A/3D ले लिए कॉमन, यहाँ पे बचा क्या ये K और यहाँ पे क्या आ गया 2, तो K प्लस 2, और एप्सिलॉन नॉट A/D होता है कैपेसिटेंस, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग C/3 टाइम्स ऑफ K प्लस 2, तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इन द फॉलोइंग फिगर। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि एक सर्किट दे रखा है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम KVL
तो फ्रॉम KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ चलना शुरू किए ए से, तो VA आगे बढ़े तो माइनस, तो I इंटू आर, तो 5 इंटू 3 आगे बढ़े, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल तो -9, फिर इधर आगे बढ़े तो -8 I इंटू आर लिख रहे हैं, तो 8 इंटू करेंट है यहाँ पे 3 I इंटू आर, फिर यहाँ माइनस प्लस जो लास्ट टर्मिनल मिलता है हम लोग वो लिखते हैं, दैट इज +6, फिर आगे बढ़े तो -4 इंटू 3 पहुँच गए कहाँ पे B के पास। तो VA माइनस VB पूछा आपसे, तो VA माइनस VB इक्वल टू सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व किए तो ये आ जाएगा 54 वोल्ट। तो आंसर विल बी 54 वोल्ट 3। क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solenoid of 0.75 meter length and 3 centimeter diameter possesses 16 ton per centimeter. A current of 6 ampere is flowing through it. The magnetic induction at axis of the solenoid. तो हम लोग जानते हैं किसी भी सोलेनॉइड के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI, जहाँ पे स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट का यहाँ वैल्यू पुट किए, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स की बात किए 16 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो 16 डिवाइडेड बाई पर सेंटीमीटर 10⁻² लिखे, और करंट यहाँ पे आपको दे रखा है 6 एम्पियर। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट किए, सॉल्व किए, तो ये रिजल्ट आता है 1.2, पाई का वैल्यू 3.14, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके रिजल्ट लिखेंगे 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला, तो आंसर विल बी 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। The sensitiveness of a moving coil galvanometer can be increased by decreasing. तो देखिए पहले हम लोग जानते हैं किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस्ड बाय टॉर्क, दैट इज टॉर्जनल टॉर्क, टॉर्क C। टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट इज MB इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम लोग C इंटू थीटा, जहाँ पे C क्या होता है, टॉर्जनल कांस्टेंट। तो M की बात करें तो ये होता है NIA इंटू B इक्वल टू C थीटा। तो यहाँ से थीटा बाई I लिखे, थीटा बाई I इज इक्वल टू, यही कहलाता है करंट सेंसिटिविटी। SI इज इक्वल टू बचा क्या है, N इंटू A इंटू B डिवाइडेड बाई C। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंसिटिवनेस को इंक्रीज करना है बाय डिक्रीजिंग। अगर इस टर्म को इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स या एरिया या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पूछा डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम लोग इसको डिक्रीज करें तो सेंसिटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन विल बी 3। द कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन दैट इज कॉल्ड टॉर्जनल कांस्टेंट, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, next question number 44। magnetic induction produced at the center of a circular loop carrying current is B। the magnetic moment of the loop of radius। फिर अगर ये क्वेश्चन आ गया कि प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R। तो यहाँ से क्या करंट पता कर सकते हैं, तो I इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू B इंटू R डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। पूछा आपसे मैग्नेटिक मोमेंट, तो किसी भी लूप के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा M इक्वल टू I इंटू ए, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू I इंटू ए, जहाँ पे ए क्या है, एरिया, और करंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो 2BR डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, और एरिया लूप के लिए पाई इंटू R स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर लिए तो रिजल्ट आया 2 पाई इंटू B इंटू R क्यूब डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, दैट इज कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। इन द सर्किट शोन बिलो द सेल्स A एंड B हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस फॉर VA इक्वल टू 18 वोल्ट। इसका वैल्यू आपको दे रखा है 18 वोल्ट। R1 600 ओम एंड R2 इक्वल टू 300 ओम। द गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन 0, दैट इज IG विल बी इक्वल टू 0। अगर IG 0 तो इट मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो जो पोटेंशियल B का होगा वो एक्चुअल में पोटेंशियल अबाउट R होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज़ करें, वोल्टेज डिवीजन रूल, फ्रॉम वोल्टेज
डिवीज़न रूल। क्या होता है भाई वोल्टेज डिवीज़न रूल? कि पोटेंशियल अबाउट पॉइंट बी या पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर कैपिटल आर विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज जो है यहाँ पे VA। रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट किए, कैपिटल आर यहाँ पे दे रखा है आपको 300, कैपिटल आर 300, R1 है 600 और VA का वैल्यू दे रखा है 18। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 300 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 18 दैट इज 6 वोल्ट। तो ऑप्शन विल बी फोर्थ। Thank you so much. It will help you a lot. Thank you so much.